जो हमारा इसमें सेक्शन बी में आपका क्वेश्चन थर्ड है और क्वेश्चन फोर्थ है, वो आपके रिपीटेड क्वेश्चन है। ठीक है, इसलिए मैंने आपको नहीं कराया इसमें। क्वेश्चन थर्ड फोर्थ आपके रिपीटेड क्वेश्चन है, तो इसलिए मैंने आपको नहीं कराया इसमें। क्वेश्चन फिफ्थ में आ जाते हैं हम। ठीक है, तो क्वेश्चन फिफ्थ में हमें तीन उन्होंने ए बी सी करके वो दे रखा। उन्होंने कह रखा कि राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एनी टू, बट हम तीनों को ही एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, एक इन्होंने हमसे इसमें एलपीजी पूछा है। ठीक है, एलपीजी के अलावा इन्होंने हमसे फिर पूछा आपका लार्ज स्केल इंडस्ट्री और कॉटेज इंडस्ट्री। तो उन्होंने हमें ऐसे करेगा कि शॉर्ट नोट किसी भी आप दो पे लिखो, बट हम तीनों पे इसमें डिस्कस कर देंगे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और मैं आपके साथ थोड़ा इन डिटेल ही इसलिए डिस्कस करूंगी ताकि अगर ये लॉन्ग में भी आ जाता है एलपीजी तो आप उसमें लिख सकते हैं। तो है आपका पहले एलपीजी 1991। तो देखो एलपीजी 1991 की फुल फॉर्म है लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, तो थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन देख लेते हैं कि एलपीजी 1991 आखिर आया क्यों था। तो क्या हुआ, पहले आप इंट्रोडक्शन में थोड़ा सा जान लीजिए। ठीक है, पेपर में तो देखो 8 मार्क्स का है, तो मतलब दो एक्सप्लेन करोगे आप, 4 4 मार्क्स का हुआ। तो आप उसके अकॉर्डिंग ही करोगे, बट मैं आपको जो बता रही हूँ डिटेल, ये आपका अगर एग्जाम में लॉन्ग में आता है तो उसके लिए बेनिफिशियल रहेगा ये। तो इंट्रोडक्शन में आप देखेंगे कि 1991 में इंडिया को आपको काफी इकोनॉमिक क्राइसिस को फेस करना पड़ रहा था। लाइक लो फॉरेन एक्सचेंज हो रिजर्व्स हो गया, उनका जो फिस्कल डेफिसिट था वो काफी हाई था, इन्फ्लेशन बहुत तेजी से बढ़ रहा था और इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो थी। तो ये जो क्राइसिस उस समय फेस किए जा रहे थे, इनसे ओवरकम करने के लिए गवर्नमेंट ने सोचा कि क्यों ना हम एक न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी शुरू करें। उसी को हम एलपीजी 1991 कहते हैं। तो इस एलपीजी 1991 का दूसरा नाम क्या हो सकता है, न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी। ये जो रिफॉर्म आपका आया था, इसका एम ये था कि इंडिया को ट्रांसफॉर्म करना। हमारी कंट्री इंडिया उस समय क्या थी, 1991 से पहले क्लोज और कंट्रोल इकोनॉमी थी। ये इंडिया को एक मार्केट ओरिएंटेड ओपन इकोनॉमी बनाना चाहते थे। फर्स्ट आप आ जाओ लिबरलाइजेशन क्या होता है उस पे आ जाओ। देखो लिबरलाइजेशन यही होता है कि रिमूव करना गवर्नमेंट के जो अननेसेसरी अगर कुछ कंट्रोल है, रेस्ट्रिक्शन है उनको। तो लिबरलाइजेशन रेफर्स टू रिमूवल या रिलैक्सेशन देना। रिमूवल या मतलब रिमूवल तो ऐसा हो गया कि पूरी तरह से रिमूव कर देना या उस चीज को रिड्यूस करना। ठीक है, रिमूवल और रिलैक्सेशन देना गवर्नमेंट की कंट्रोल एंड रेस्ट्रिक्शन से। ठीक है, ताकि हम इंक्रीज कर सके प्राइवेट सेक्टर का पार्टिसिपेशन। ठीक है, तो यही था लिबरेशन में। आपको ये याद रखना है कि इसमें क्या बोलते हैं, रिमूव कर दिया गया था जो गवर्नमेंट का अननेसेसरी जो रूल्स थे, रेगुलेशन थे, रेस्ट्रिक्शन थे। ठीक है, उनको रिमूव कर दिया गया था या उनको उनसे रिलैक्सेशन दिया गया था ताकि प्राइवेट सेक्टर का जो रोल है वो बढ़ सके, मतलब प्राइवेट सेक्टर भी आगे आ सके। अब आप आ जाओ प्राइवेटाइजेशन क्या था। प्राइवेटाइजेशन में ये था कि मतलब रिड्यूसिंग द रोल ऑफ प्राइवेट सेक्टर एंड इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर। ठीक है, कि प्राइवेटाइजेशन मीन्स कि जो आपका पब्लिक सेक्टर का रोल था या एंटरप्राइजेस का रोल था उनको कम करना और प्राइवेट सेक्टर के रोल को मतलब बढ़ाना, उनको भी इंक्रीज करना। ठीक है, इंक्रीजिंग प्राइवेट सेक्टर ओनरशिप में या मैनेजमेंट में। ठीक है, और थर्ड आपका है इसमें ग्लोबलाइजेशन। ग्लोबलाइजेशन में क्या करा था कि हमने जो इंडियन इकोनॉमी है हम उसको वर्ल्ड की इकोनॉमी के साथ जोड़ रहे थे। ठीक है, इंटीग्रेट कर रहे थे। किसके थ्रू, इंटीग्रेशन मतलब पहले क्या हो रहा था कि देखो इंडिया को अब जब है अपनी कंट्री, जस्ट इंडिया को एज अ मार्केट नहीं देखना। ग्लोबलाइजेशन का मतलब ही ये होता है कि पूरा वर्ल्ड उनके लिए मार्केट है। ठीक है, तो वही इंटीग्रेशन ऑफ इंडियन इकोनॉमी विद द वर्ल्ड इकोनॉमी थ्रू। किसके थ्रू, कि भाई आप ट्रेड कर सकते हैं। ठीक है, आपका ट्रेड आपके देश तक ही सीमित नहीं है, इसी तरीके से इन्वेस्टमेंट भी, टेक्नोलॉजी का फ्लो होगा, मतलब ठीक है वहां से भी आप बाहर देश से भी टेक्नोलॉजी इंपोर्ट कर सकते हैं। ये सब चीजें थी इसमें। ठीक है, मेन फीचर हम देख लेते हैं आपके इनके क्या क्या थे। ये आपके मेन फीचर्स हो गया एलपीजी का। तो ये था
एबोलिशन ऑफ इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग, ठीक है, कि इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग को कुछ फ्यू इंडस्ट्रीज के लिए छोड़कर क्या बोलते हैं, लाइसेंस लेने की जरूरत नहीं थी। जैसे कुछ फ्यू इंडस्ट्री उन्होंने छोड़ दी थी, उनके लिए लाइसेंस की जरूरत थी, बाकी के लिए क्या कर दिया था, एबोलिशन, बाकी के लिए बंद कर दिया था कि बाकी के लिए जरूरत नहीं है। फिर रिडक्शन इन इम्पोर्ट ड्यूटीज और ट्रेड बैरियर्स, ठीक है, जो इतनी हाई इम्पोर्ट ड्यूटीज या टैरिफ बैरियर्स थे, क्वांटिटेटिव रेस्ट्रिक्शन थी किसी तरीके से, उसको क्या किया गया, रिड्यूस किया गया, ठीक है। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट को इंक्रीज किया गया, डिस इन्वेस्टमेंट ऑफ पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज, ठीक है। अब इससे क्या हुआ कि भाई जैसे पब्लिक सेक्टर के जो एंटरप्राइज के शेयर्स है या गवर्नमेंट के शेयर्स है उनको प्राइवेट को बेचेगी, ताकि प्राइवेट की ओनरशिप मैनेजमेंट भी उसमें आ जाए, ठीक है। तो डिस इन्वेस्टमेंट में यही हुआ कि पब्लिक सेक्टर के जो शेयर्स वगैरह थे उनको प्राइवेट को भी बेचे गए। मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमिक पॉलिसीज पे इन्होंने फोकस किया, ठीक है। इसमें अगर आप फीचर्स और लिखना चाहो तो लिख सकते हो, फ्रीडम टू एक्सपेंड, प्रोडक्शन को एक्सपेंड करने की फ्रीडम दी गई, ठीक है। इन्होंने इसके साथ साथ सिंप्लीफिकेशन किया आपके जो टैक्स स्ट्रक्चर था उसको, ठीक है। ये आपके मेन फीचर्स थे जो आपकी एलपीजी 1991 थी या न्यू इकोनॉमिक पॉलिसीज थे उसके, ठीक है। इसके साथ साथ जैसे कोई सिक यूनिट्स थी या तो उनको रिस्ट्रक्चर किया गया, उनको क्लोज कर दिया गया, ठीक है। क्लोजर और रिस्ट्रक्चरिंग ऑफ सिक, जो पब्लिक सेक्टर यूनिट्स आपकी बीमार थी उनको, ठीक है। एक्सपोर्ट्स का प्रमोशन किया गया, ठीक है। तो ये सारी चीजें इसमें की गई। तो ये आपके फीचर्स थे जो आपकी एलपीजी थी वो, ठीक है। अब तो उससे क्या हुआ भाई, कहीं ना कहीं हमारी कंट्री इंडिया को बहुत ही एडवांटेज हुआ, ठीक है। एडवांटेज बोले या हम इस चीज को बोले कि क्या आपके अचीवमेंट थे, जो ये एलपीजी 1991 आई थी, तो कहीं ना कहीं हमारी जो इकोनॉमिक ग्रोथ रेट थी वो हायर होगी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे हाई हो गए, और उस समय क्या हो रहा था, हमारी ग्रोथ इकोनॉमी की बहुत स्लो थी, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हमारे पास था नहीं, तो देखो ना वो सब चीजें अच्छी होगी उसके बाद, ठीक है। प्राइवेट सेक्टर का ग्रोथ काफी तेजी से हुआ, सर्विस सेक्टर के ग्रोथ हुआ, ठीक है। हमारा जो ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस थी वो भी इम्प्रूव होगी, हम ग्लोबल लेवल पे कंपटीशन करने लगे। ये तो आपके अचीवमेंट थे, बट कुछ आपके इसके लिमिटेशन भी थे। तो लिमिटेशन में पहला ये था, इनकम इनइक्वालिटी इंक्रीज होगी। इनिशियल ईयर्स में एग्रीकल्चर को नेग्लेक्ट किया गया इस पॉलिसी में, ठीक है। कुछ सेक्टर में अनएम्प्लॉयमेंट भी बढ़ गया। अब छोटे छोटे जैसे आपके स्मॉल और कॉटेज इंडस्ट्रीज को क्या हुआ, काफी प्रेशर फेस करना पड़ा। एट लास्ट हम कंक्लूड कर देते सकते हैं कि एलपीजी एक काफी टर्निंग पॉइंट लेकर आई इंडियाज की इकोनॉमिक हिस्ट्री में, ठीक है। कहीं ना कहीं इसने हमें मतलब एक क्लोज्ड इकोनॉमी से मतलब मार्केट ओरिएंटेड इकोनॉमी बना दिया, ठीक है, जिससे हमारी कंट्री इंडिया को काफी फायदा भी हुआ, ठीक है। तो अब ये सब इसमें लिख सकते हैं। बी हमसे पूछा गया था कि आपको लार्ज स्केल इंडस्ट्री पे भी एक नोट लिखना है, ठीक है। तो देख लेते हैं क्या होती है आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री। लार्ज स्केल इंडस्ट्री आपकी वह इंडस्ट्रीज होती है जहाँ पर आपको देखो नाम से पता चल रहा है कि ह्यूज कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा, बड़ी बड़ी मशीनें चाहिए होगी, एडवांस टेक्नोलॉजी चाहिए होगी, लार्ज लेबर फोर्स चाहिए होगा, ठीक है, जो आपकी लार्ज स्केल पे ऑपरेट कर रही है, डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट उनका टारगेट है, वो सब आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री हो गई। तो आप लिख लीजिए इसके मीनिंग में, लार्ज स्केल इंडस्ट्री आर इंडस्ट्रीज that require huge capital investment, ठीक है। Large scale industries are industries that require huge capital investment, large machinery,
एडवांस्ड टेक्नोलॉजी एंड लार्ज लेबर फोर्स। ठीक है, ये इंडस्ट्री प्रोड्यूस करती है गुड्स लार्ज स्केल पे डोमेस्टिक एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट्स के लिए। अगर आप इसके एग्जांपल देखें कि कौन कौन इसमें आ जाती है, तो आपकी जैसे स्टील इंडस्ट्री होगी वो इसमें आ जाती है। इसके साथ साथ आपकी जो ऑटो मोबाइल इंडस्ट्री होगी वो आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री में आ जाती है। ठीक है, इसी के साथ साथ आपकी सीमेंट इंडस्ट्री होगी। ठीक है, पावर प्लांट्स हो गए, शिप बिल्डिंग हो गई या हैवी इंजीनियरिंग इंडस्ट्रीज होगी, पेट्रोल रिफाइनिंग की, वो सब इसमें आ जाती है। ठीक है, अब अगर आपसे कोई कैरेक्टरिस्टिक्स पूछे तो देखो जो आपने मीनिंग पढ़ा था आप जस्ट उसी से इसके कैरेक्टरिस्टिक्स बन जाएंगे। फर्स्ट, लार्ज अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है। सेकंड, मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मशीनरी का यूज करती है। थर्ड, लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होता है। फोर्थ, इसमें लार्ज वर्कफोर्स चाहिए होता है, ये आपके स्किल अनस्किल दोनों लेबर को एम्प्लॉयमेंट देती है। इसका वाइड मार्केट होता है इंक्लूडिंग एक्सपोर्ट्स। ठीक है, इम्पोर्टेंस भी अगर आप लिखना चाहे इसकी कि क्या हो सकती है तो भी आप लिख सकते हैं। ये आपकी इंडस्ट्रियल ग्रोथ और इकोनॉमिक डेवलपमेंट को प्रमोट करते हैं, लार्ज एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज देती है, कहीं ना कहीं टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट को इंक्रीज कर रहे हैं, नेशनल इनकम इंक्रीज करते हैं, जीडीपी को इंक्रीज कर रहा है। ये आप सब इसमें लिख सकते हो। तो लार्ज इंडस्ट्रीज जो है आपकी वो बैकबोन होती है हमारे इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का इंडिया में। ठीक है, इकोनॉमिक ग्रोथ, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन में या इकोनॉमी को मॉडर्नाइज करना उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका आपकी लार्ज स्केल इंडस्ट्री प्ले करती है। में जो सी है वो पूछा तो ये कॉटेज इंडस्ट्री के बारे में भी हमें बताना है। ठीक है, तो कॉटेज industries are small industries run at home using simple tools and family labor। ठीक है, तो कॉटेज इंडस्ट्री आपकी छोटी स्केल की इंडस्ट्रीज होती है जो घरों में या गांव में जैसे लोग अपने घर पे ही चलाते हैं, सिंपल टूल्स और अपने मतलब फैमिली लेबर की हेल्प से। ठीक है, ये घर के मेंबर ही उनकी हेल्प कर रहे इस तरीके से। जैसे इसमें हैंडलूम आ जाता है आपका, पोट्री आ गई। इसमें क्या होता है कि जैसे मिट्टी के मतलब क्ले से क्या करते हैं, जैसे डेकोरेटिव आइटम्स, लैम्प या स्टोरेज वेसल, खिलौने वगैरह बनाना। फिर इसके अलावा आपके कॉटेज इंडस्ट्री में हैंडीक्राफ्ट हो गया, वीविंग या बास्केट मेकिंग। ठीक है, तो देख रहे होंगे आप जो भी मैंने उदाहरण में इंडस्ट्री लिखी है ये कैसी है कि भाई इसमें सिंपल टूल से लोग मतलब घरों में भी बना सकते हैं, जैसे लेडीज बना रही है इस तरीके से, या मतलब जेंट्स भी बना रहे हैं अपने परिवार के सदस्यों की मदद से ही। ठीक है, इसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, स्मॉल कैपिटल इन्वेस्टमेंट होता है, ट्रेडिशनल मेथड का यूज करते हैं, फैमिली बेस्ड प्रोडक्शन है, सही बात है, और लेबर इंटेंसिव है नेचर में। इम्पोर्टेंस इसकी ये है कि ये रूरल एम्प्लॉयमेंट जनरेट करता है, क्योंकि हमने कहा ना कि मतलब लोग इसमें कुछ ऐसा तो नहीं कि भाई बहुत मशीनें वगैरह लगेंगे, सिंपल टूल्स वगैरह से। और ऐसे भी नहीं कि ज्यादा लोगों की जरूरत है, अगर आपकी फैमिली मेंबर वगैरह या दो तीन लोग ही मिलके मतलब उस काम को कर सकते हैं, चाहे वो आपका मतलब हैंडी उसका हो, बास्केट मेकिंग का हो, या जैसे क्ले से क्या बोलते हैं डेकोरेटिव आइटम बनाना हो, इस तरीके से। ये सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को प्रमोट करता है, जो मतलब पुरानी स्किल आर्ट है उसको भी प्रिजर्व करता है। अब देखो ही भाई मतलब आजकल तो कितनी ज्यादा मॉडर्न चीजें आ गई है, जैसे क्या बोलते हैं पहले बहुत पहले मतलब मिट्टी के दिए चलते थे इस तरीके से, मतलब अब क्या आगे उसमें भी आपको ये देखने को मिलेगा कि भी मतलब ठीक है कि लोग मिट्टी के दिए नहीं भी ले रहे हैं, लेकिन क्या जो लोग बना रहे हो कहीं ना कहीं हमारी जो पुरानी कला है स्किल है उसको प्रिजर्व कर रहे हैं। रिड्यूस करता है रूरल पॉवर्टी को, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट को सपोर्ट करता है। किस तरीके से, बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट मतलब क्या होता है कि अगर देखो रूरल एरियाज में भी लोगों को रोजगार मिलेगा तो उससे क्या होगा,
वहाँ के लोग भी अच्छा अपना मतलब पैसा अर्न कर सकते हैं, और मतलब फिर क्या होगा, एक बैलेंस रीजनल डेवलपमेंट होगा। वुमेन एम्पावरमेंट का भी एक इसका इम्पोर्टेंस है, क्योंकि इसे क्या कर सकते हैं कि कोई और मतलब ऐसा तो है नहीं कि कहीं जाके औरतों ने उस काम को करना है, कहीं फैक्ट्री में दूर जाना है इस तरीके से, मतलब ऐसा कुछ है नहीं। कोई इसको अपने घर पे भी कर सकता है, जो ये आपका कॉटेज इंडस्ट्री है, ठीक है, चाहे वो मतलब टोकरियां बनाना हो, मिट्टी से कुछ बनाना हो तो कर सकते हैं इसको, या वीविंग का काम करना हो, मतलब बहुत ही कम टूल्स में इजीली घर में भी हो जाएगा ये काम, ठीक है। तो वुमेन एम्पावरमेंट का भी है कि उससे वो सेल्फ डिपेंडेंट बनेंगे, ठीक है। एग्रीकल्चर को भी सपोर्ट करता है, क्योंकि किसानों के पास क्या होता है, जब ऑफ सीजन होगा उस समय उनके पास खेती उती से रिलेटेड काम नहीं होगा, तो उस समय एज अ सप्लीमेंट्री इनकम का सोर्स होगा ये जो आपका कॉटेज इंडस्ट्री है उनके लिए।